Hello students, this is Neha Kanpal once again with you with a new chapter of class 8 and it is Constitution. Yeah, we are going to start, actually we are going to finish this chapter in this video और ये लास्ट पार्ट है. इसके बाद कुछ आपको असाइनमेंट मिलेंगे एसएसटी से रिलेटेड, वो आपको करने होंगे. तो बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो इट इज़ कि इनको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. तो जो एक नए राष्ट्र के लिए लक्ष्य रखते हैं वे एक बार में प्राप्त नहीं किए जा सकते, मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण. तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक बार में प्राप्त नहीं किए जा सकते बिकॉज हमारे पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है. भारत के जो मामले हैं उसके बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है संविधान निर्माताओं ने क्या किया, भविष्य के लिए कुछ दिशा निर्देश या लक्ष्य निर्धारित किए हैं. इन्हें ही क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. तो इन सिद्धांतों में जो अधिकांश कानून हैं वो बहुत बदल दिए गए हैं. उसकी वजह ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए कई बार कानूनों को बदलाव करने के लिए और कई बार कुछ ऐसे कानून बनाने के लिए जो हमारे बदलते समाज की मांग बन रहे हैं. तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे लिए इतने ज़रूरी, इतने एसेंशियल हैं कि अगर हम उनको फॉलो ना करें तो शायद हम अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. जिस तरह से हमारे लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी होते हैं उसी तरह हमारे लिए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ज़रूरी होते हैं. तो कुछ आते हैं जिसमें हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य. तो ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या? तो जो 1976 में एक नागरिक के कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था. इसका मतलब ये है कि एक नागरिक को नागरिक होने के नाते उसको क्या क्या करना चाहिए वो जोड़ा गया था. उन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये मतलब ऐसा नहीं है नेसेसरी है, बस ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हम चाहें तो करें ना चाहें तो ना करें. बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और ज़रूर उनको फॉलो कीजिए ताकि हम लोग जो हैं वो अच्छे से अपने जीवन को जी सकें. ऐसा ना हो कि बाद में हमें प्रॉब्लम हो, और हमें प्रॉब्लम होगी तो सोसाइटी को होगी, और सोसाइटी को होगी तो पूरे इंडिया को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी. तो जैसे कि मैं अभी बताती हूँ इसका मतलब क्या है. पहला जो है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना. फिर उसके बाद है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का. फिर है हमारा तीसरा देश की रक्षा करना और राष्ट्र को सेवा प्रदान करना. फिर है फोर्थ हमारा स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना. नेक्स्ट है फिफ्थ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मूल्य और संरक्षण करना. सिक्स्थ है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा और सुधार और जीवित प्राणियों पर प्रति दया का भाव रखना. और लास्ट है हमारा सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा और उसको नुकसान ना पहुंचाना, और कोई पहुंचाए तो उसके खिलाफ एक्शन लेना. तो अगर हम बात करें तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, डायरेक्ट. इसके अलावा अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रत्येक वयस्क है नागरिक कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता कि उसकी जाति, धर्म, भाषा, जाति, धन, लिंग या शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है. इसके अलावा मतलब उसका कुछ भी हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, वो हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो चुका है वो वोट देने के लायक अपने आप हो चुका है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर समुदाय से या फिर कोई भी सेक्स से हो. तो इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो इसका मतलब क्या होता है, संवैधानिक संशोधन. संशोधन का मतलब होता है आपका संविधान में चेंजेस करना. जो संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन सरकार ने नागरिकों के लिए कानून बनाया ताकि
वो समय के साथ साथ जो बदलाव हमारे समाज में आ रहे हैं उनका पालन कर सकें और उसको देखकर हमारे संविधान को चेंज कर सकें। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, हमारे देश में कई सामाजिक मूल्य और मानदंड बदल गए हैं। इसीलिए कभी कभी पहले से तैयार किए गए कानून जो हैं वो पुराने हो जाते हैं और बदलते समय के साथ उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती है। इसीलिए जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाता है, यानी कि संविधान में बदलाव किया जाता है और संविधान में जो बदलाव करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, संशोधन। जब बहुमत को लगता है कि एक जो कानून है वो पुराना हो गया समय के साथ, वो अब समाज में नहीं चल पा रहा है, तो उससे बदलाव कर दिया जाता है और सर्वसम्मति के लिए एक नया कानून समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो इसीलिए क्या कर जाता है, उसे संविधान में शामिल कर दिया जाता है, पुराने वाले को हटाकर नए वाले को संविधान में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए कानून हमेशा बदलने और विकसित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उसने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं और 33% जो आरक्षण है वो कहीं बहुत सी जगह पर महिलाओं को दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक समान अधिकार की। तो एक समान जो स्थिति है वो लाने के लिए किया गया, तो ये प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो यह प्रदान करता है कि राज्य की जो पुरुष हैं और महिला हैं जो उनके बीच में समानता रहेगी, और ये हर कोशिश करता रहता है जिससे कि दोनों के बीच में समानता जो है वो कायम रहे। 2005 का जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए एक ऐसा ही कदम है जो सरकार द्वारा उठाया गया था। तो यह नया कानून जो है वो बेटे और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देकर भेदभाव खत्म करने की कोशिश करता है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों का अधिकार है। और संविधान में परिवर्तन करने के जो प्रावधान हैं वो संविधान में निहित हैं, वे ही हमारे संविधान को एक जीवित और अनुकूलनीय दस्तावेज बनाते हैं। मतलब कि जो हमारा संविधान है उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। जो सांस ले रहे होते हैं, जो जिसमें बदलाव होता है वो लिविंग होते हैं और जिसमें बदलाव नहीं होता वो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये हमारे संविधान को लिविंग का टैग देता है, क्योंकि हमारा संविधान बदलता है, क्योंकि उसमें संशोधन हो सकते हैं, और इसीलिए हमारे संविधान को जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये एक टाइटल भी है एक किताब का, एक बुक का। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान है उसमें अमेंडमेंट ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, तो हमारे संविधान में अमेंडमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को टाइम टू टाइम हम इंट्रोड्यूस करवा पाएँ हमारे समाज में, और इसके अलावा हम अपने जो समाज के बदलाव हैं उनको गहन कर पाएँ, उनको ले पाएँ, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो अब जो ज़रूरत है हमारे कानून को, वो ज़रूरत है कि जो कानून है उसको लेकर ना बड़े लोग असंतोषी हैं, मतलब बहुत उनको प्रॉब्लम है हमारे कानून से। उसकी क्या वजह है, तो कानून और असंतोष जो है वो एक कानून के खिलाफ विरोध या कानून को मानने से इनकार को असंतोष के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर हम कोई जो कानून है उसको नहीं मान रहे हैं, हमें वो पसंद नहीं है, तो उसे हम कानून के खिलाफ असंतोष कह सकते हैं। जिस देश में जनता की राय को महत्व दिया जाता है वहाँ असंतोष बहुत आम हो जाता है। जब एक कानून कुछ लोगों के समूह के स्वीकार नहीं है तो वे इसका पालन करने से इनकार कर देते हैं और उसका विरोध करते हैं। यदि कानून समाज के कल्याण के खिलाफ या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसका विरोध ऑब्वियसली जायज़ है। क्यों जायज़ है, क्योंकि भाई हमें नहीं जच रहा, हमें नहीं जम रहा, तो हम इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। असंतुष्ट जो लोग हैं कभी कभी मौजूदा कानून में बदलाव या परिवर्तन ला सकते हैं। हालांकि कभी कभी असंतोष जो है जो असंतोष लोग हैं वो हिंसक हो सकते हैं और समाज में कई बार बड़ी बड़ी उथल पुथल आ जाती है, जिसकी वजह से जो समाज है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर होने लग जाता है। और इसीलिए हमारे समाज में जो बदलाव है उसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो समाज है उसके अंदर इस तरह से कानून की रक्षा करते हुए लोगों को देखा जाता है और कई बार कानूनों को तोड़ते हुए भी लोगों द्वारा देखा जाता है। तो ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कर रहे हैं, और अभी मैं बहुत ही जल्द आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको देने वाली हूँ, जो कि आप इस चैप्टर में से करेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होगा। और वो असाइनमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़े टाइम में दे दूँगी, बट अभी आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और फंडामेंटल राइट्स जो है अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लेना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर।
और आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप आइए और व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपका सबके पास है मेरा। और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप फिर भी मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो ज़रूर लाइक करें।